इस वक्त मैं अंबेडकर चौक में हूँ और एडवोकेट अशोक बसोत्रे की इस धरने को 28 हफ्ते आज पूरे हो गए हैं। इस 28 हफ्ते के सफ़र में बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं। कभी कई राजनीतिक पार्टियों का रुख किसी और हुआ है, कभी किसी और हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि बहुजन समाज ने, SC ST OBC समाज ने इससे क्या सीखा। हम जान लेते हैं कि जिस तरीके के देश के हालात बने हुए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं या देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं या फिर ऑपोजिशन जो कह रही है, उसमें कितना दम है, क्या कोई बदलाव आने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, इसे समझ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। सबसे पहले आप इसे कैसे देख रहे हैं और SC ST OBC समाज क्या धर्म या इन शहीदों के नाम पर वोट देने के लिए तैयार रहता है या नहीं? देखिए, भारत की सारी राजनीति दो विचारधाराओं में बटी हुई है, ये हमें पहले समझ लेना चाहिए। एक तो मनुवादी RSS की विचारधारा के लोग हैं, वो चाहे कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, कम्युनिस्ट हो या कहीं भी हो, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। और एक वो लोग हैं जो बहुजन समाज की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, अम्बेडकरी विचारधारा की बात करते हैं। कुल मिला के इस देश में राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है। मगर धर्म एक ऐसा अफीम है जिसका इस्तेमाल करके मनुवादी लोग अक्सर मुद्दों की राजनीति को दबाने की कोशिश करते हैं, और इसका सीधा सीधा उदाहरण हमें मंडल कमीशन लागू होने के समय में मिलता है। अगर आपको याद हो तो जिस दिन VP सिंह की गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन लागू किया था, 1990 की ये बात है, उसी दिन लाल कृष्ण आडवाणी ने जॉर्ज फर्नांडिस को फ़ोन लगाकर ये कहा था कि तुमने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि मूल निवासी बहुजन समाज जो है इसको धर्म की अफीम चटा चटा के बेवकूफ़ बनाया जाए। और कुछ दिनों के बाद ही मंडल के विरोध में उन्होंने कमंडल यात्रा निकाली थी। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का वो जो मुद्दा है उन्होंने उठा लिया था। आज भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी हों, अमित शाह जी हों, JP नड्डा जी हों, योगी आदित्यनाथ हों या RSS के हेड मोहन भागवत जी हों, पहले तो ये बातें मुद्दे पे करते हैं, लेकिन मुद्दे पे इनकी डिलीवरेंस, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी जो है, वो बिल्कुल ज़ीरो जब नज़र आती है तो इनको बैकफुट पे आके फिर धर्म पे आ जाना पड़ता है। जैसा कि शुरू से ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे थे, हम ना तो शहादत पे वोट मांगेंगे, ना तो धर्म पे वोट मांगेंगे, हम तो अपनी कारकर्दगी पे वोट मांगेंगे। जब बात आई जाति आधारित जनगणना आपने क्यों नहीं कराई, आप OBC का डंका पीटते थे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात जब उठी, खास करके बिहार में उठी, तमिलनाडु में पहले ही हो चुका था, अब पूरे भारत में होना था, तो उस पर भी इनको बैकफुट पे आना पड़ा। इसी तरह जितने भी बहुजन समाज से जुड़े मुद्दों को जब उनके सामने रखा गया तो उनकी बोलती बंद हो गई। इस चीज़ का भरपूर फायदा अपोजिशन ने आज की तारीख में लिया है। और आप देखिए, वो मुद्दे जो बामसेफ के टाइम पे DK खापर्डे जी उठाते थे, दीना बाना जी उठाते, मान्यवर कांशीराम जी उठाते थे, वही मुद्दे उठाकर आज हम यहाँ पिछले 28 हफ्ते से बैठे हुए हैं। वो जाति आधारित जनगणना हो या जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी हो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन और EWS का खात्मा हो, फंडामेंटल राइट में राइट टू वर्क को रखने की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय सबको एक समान दिलवाने की बात हो, EVM, धनबल, बाहुबल का प्रयोग बंद कर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात हो, जिसका सारा खर्चा इलेक्शन कमीशन उठाए, ना कि पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट, या रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने की बात हो, मूल रूप से संविधान को लागू करने की बात हो। आज ये सारे के सारे बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं, जो बहुजन लीडर उठाया करते थे, वो आप देख लीजिए अपोजिशन उठा रही है। तो अब इन लोगों को, मोदी, शाह और ये जो अपने आप को राइटिस्ट विंग कहते हैं, इन लोगों को वापस धर्म की अफीम बेचने की ज़रूरत पड़ गई। अच्छा, सवाल ये है कि क्या अब सत्ता में परिवर्तन होगा? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि अब सत्ता जो है उनके हाथ में आएगी, और भाजपा ये कह रही है कि सत्ता में आगे भी जो है भाजपा का ही जो है वो दावा है कि वो सत्ता में रहेंगे। देखिए, पिछले 3 चरणों के चुनाव और अगले 4 चरणों के जो होने वाले चुनाव है, एनालिसिस 3 का तो आज हम कर ही सकते हैं और आने वाले भी हमें नज़र आ रहे हैं। ये पहली बार हुआ पूरे देश का बहुजन और खास करके OBC अपने हक अधिकार की मांग कर रहा है, रोजगार की मांग कर रहा है, आरक्षण की मांग कर रहा है और अपनी हिस्सेदारी तय करवाने की बात कर रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए औरतों की अगर हम बात करें, महिलाएं करीब 50% तो हैं ही,
उनका भी मुद्दा अगर हम रख लें, फिर स्टूडेंट्स की बात कर लें, किसानों की बात कर लें, मजदूरों की बात कर लें, बाकी तबके के साथ साथ अगर हम एक बहुत बड़ा तबका करोड़ों में जिसकी पॉपुलेशन है, ड्राइवर तबका, उसकी भी बात कर लें, तो इस तरह अगर हम अलग अलग तबकों को यूनाइटेडली कंबाइन करके देखें तो एक बड़ा रेवोल्यूशन संसार जी पूरे भारत में खड़ा हो चुका है। तो तब्दीली तो आएगी। ये तब्दीली अगर आती है तो कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो क्या कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो उन्हीं मुद्दों को दोबारा से लागू नहीं करेगी, या वही चीज़ें लागू नहीं होंगी जो भाजपा करना चाहती है, या फिर कांग्रेस पहले करना चाहती थी और भाजपा ने किया? नहीं, कांग्रेस पहले नहीं करना चाहती थी। 75 साल में से 55 साल कांग्रेस का ही राज रहा है और ओबीसी को बर्बाद करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अब जो सरकार बनेगी वो अपोजिशन की सरकार होगी, वो INDIA की सरकार होगी। मुझे नहीं लगता उसमें राहुल गांधी बनेंगे, हो सकता है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो बन जाए खड़गे साहब, मुझे उनका ज़्यादा चांस लगता है। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह का समीकरण बन रहा है कोई और इनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति बने, क्योंकि कांग्रेस की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी। बहुत ज़्यादा सीटें RJD की आ सकती हैं, समाजवादी पार्टी की आ सकती हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना है, NCP है, फिर तमिलनाडु में DMK है। तो इन सब की मिला के ज़्यादा सीटें होंगी, इनसे करीब करीब कम सीटें जो है कांग्रेस की होंगी। ये मान के चल सकते हैं कि कांग्रेस की इंडिविजुअली इन सबसे अलग अलग देखा जाए तो ज़्यादा सीटें होंगी, मगर इस कॉम्बिनेशन में कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये 4 जून के बाद तय होगा। खैर, कोई भी प्रधानमंत्री बने उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर कांशीराम जी को कोट करना चाहूँगा, मजबूत कांग्रेस की सरकार हमारे विरोध में काम कर सकती है, मगर मजबूर कांग्रेस की सरकार को हमारे मुद्दे सिर्फ मुंह से नहीं बोलने होंगे, उन पे काम करके दिखाना होगा। और राहुल गांधी ने 2 बातें पिछले दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। उसने कहा कांग्रेस से पीछे गलतियां हुई हैं, यानी उनको पता है पीछे कांग्रेस ने SC ST OBC के साथ धोखा किया है। और दूसरी बात उन्होंने कही है, इनकी हर तरह से एनालिसिस करने के बाद हिस्सेदारी तय होनी होगी और 50% की बैरियर को भी अब तोड़ना होगा। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस अब ये गलती अगर अगली बार करेगी तो कांग्रेस निस्तो नाबूद हो जाएगी, जैसे अब हम भाजपा को कर रहे हैं। कांग्रेस को पीछे झटका दे चुके हैं, अगर आने वाले दिनों में भी कांग्रेस यही करेगी तो कांग्रेस का अस्तित्व अब खत्म हो जाएगा। ये राहुल गांधी को मेरे ख्याल में पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो चल जाएगा। बहुजनों की काफ़ी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, हज़ारों सैकड़ों राजनेता हैं, उन सबको मिलकर के देश का प्रधानमंत्री चुनने में आखिर क्या हर्ज है? बहुजन अलग से ये चीज़ क्यों नहीं कर पाते? उन्हें कांग्रेस या भाजपा का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? एक्चुअली बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक अभी तक मैं पिछले 75 साल के पॉलिटिकल कैरियर में देख रहा हूँ, ये रीजनल लेवल पे ही इन्फ्लुएंस रखते हैं, उसके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे RJD बिहार में इफेक्टिव है और कहीं नहीं है, समाजवादी पार्टी UP में इफेक्टिव है, NCP और शिवसेना महाराष्ट्र में इफेक्टिव है, DMK जो है वो तमिलनाडु में इफेक्टिव है। तो इनका एक कंबाइन जो फोर्स बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही है। तो ये कोशिश जो है बामसेफ ने, DS4 ने और उसके बाद बसपा ने की थी। तो बसपा का अब मैं ज़्यादा जिक्र यहाँ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बसपा की आज की पोजीशन जो है वो उस तरह की नहीं रह गई है, लेकिन एक बार फिर अल्टरनेटिव तैयार करने की बात चल रही है और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ये फोर्स बनेगी, जिसको आज की डेट में हम थर्ड फ्रंट के नाम से कह सकते हैं। वो थर्ड फ्रंट ही बेसिकली कांग्रेस के साथ अभी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी भाजपा को और मोदी को धराशायी करना ज़रूरी है, तो इस फ्रंट की ज़रूरत है। और यही फ्रंट आगे चल के मुझे लगता है हमें इस फ्रंट से अगला प्रधानमंत्री देगा जो 1 या 2 टेन्योर के बाद हमें मिलेगा। माननीय DK खापर्डे जी कहा करते थे कि 2025 के बाद ब्राह्मण या मनुवादी लोगों का पॉलिटिकल ग्रुप सामने नजर आएगा और उसके सामने एक धड़ा बहुजनों का होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अब वो वक्त आ रहा है, अगले कुछ ही सालों में वो धड़ा तैयार हो जाएगा और बहुजन समाज ही इस देश पे निरंतर लगातार आने वाले समय में राज करेगा। उसी के 2, 3, 4 दल होंगे, मनुवादियों के दल कहीं पिक्चर में नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी बात एक कही गई है कि DK खापर्डे साहब 2025 की बात ये कहा करते थे कि साफ साफ देखा जाएगा कि एक और मनुवादी ग्रुप होंगे और एक तरफ दलितों के OBC के ग्रुप जो हैं वो बहुजनों के ग्रुप देखे जा सकते हैं। तो ऐसा हो रहा है, अब दिख रहा है कि बहुजन अलग से अपनी मांग रख रहे हैं और मनुवादी अलग से अपनी मांग रख रहे हैं और सारी पिक्चर साफ़ हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या 2025 तक भारतीय राजनीति में बदलाव आएगा और बदलाव इस तरीके से आएगा कि क्या बहुजन सत्ता पे काबिज होगा, क्या बहुजनों को सत्ता पे काबिज होने का मौका मिलेगा, क्या वो ये चीज़ समझ चुके हैं कि उन लोगों के हक उनसे छीने जा रहे हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो बातें
वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।